हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है केमिकल काइनेटिक्स। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो बोलेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द तीसरा जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तीन चीज़ों में डील करता है ये ब्रांच। क्या क्या डील करता है, तो बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और जो तीसरी चीज़ होगी कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे जानेंगे कि इसमें बदलाव हुआ है। अब एक एग्जांपल समझिए, एक कहानी है, समझते हैं। अगर आपको बताना है कि बताइए एक इंसान सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपनी लाइफ में, कैसे पता चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको नोट करना स्टार्ट कीजिए कि पहले क्या था, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेज आ रही हैं, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, गाड़ी आ रही है, नए नए लोगों से रिश्ते सुधर रहे हैं, ढेरों सारी चीज़ें देख सकते हो। या फिर आप देख सकते हैं कि उसका बाहर में उसका क्या बिहेवियर है, जो लोग उससे कनेक्टेड हैं उसके बिहेवियर जानिए, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन में, जिस पर्सन को हम चाहते थे कि इसमें क्या बदलाव आ रहा है, उस चीज़ को हम जान सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी यही चीज़ होता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपको अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन किस रेट से कम हो रहा है पता चल जाए, तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल गया। या फिर अगर आप बात करें कि भाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो भी आपको पता चल सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट या फिर क्या प्रोडक्ट का आप देख लीजिए कि रेट किस हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन का जो रेट है वो किस हिसाब से बढ़ या घट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से हमारे पास तीन टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक तो है कि वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब क्या हुआ, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया और फट से कंप्लीट हो गया, ठीक है, विद इन जो है वो 0.1 सेकेंड। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि रेट को तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाए, हम तो देख ही नहीं पाए कि कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। हमने इधर तुरंत रिएक्शन करवाया और फट से क्या हो गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो वेरी वेरी फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि वी विल नॉट स्टडी। क्या करेंगे हम, बहुत ऐसे रिएक्शन जो होंगे जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उसका रेट के बारे में क्या बताएं, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, फट से तो हो गया। दूसरा है हमारे पास कि मॉडरेटली रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्शन लिख देना, मॉडरेट रिएक्शंस, जिसमें स्पीड क्या है, कम है, मतलब क्या हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कि वेरी स्लो रिएक्शन मतलब हो गया जिसमें आपको दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बहुत वेरी स्लो रिएक्शन। तो इसके बारे में भी हमको स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, नॉट स्टडी। हमको किसके बारे में स्टडी करनी है, हमको इसके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ स्टडी। तो मॉडरेटली जो रिएक्टिव मैकेनिज्म है, इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए एवरेज रेट क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि एक, मान लीजिए हमने एक इंटरवल ले लिया, जैसे ले लिया हमने 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक में, ये इंटरवल हो गया। इस इंटरवल में हम चाहते हैं कि एक रिएक्शन लिख लूँ, 2A + 3B गिव्स 4C, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारा रिएक्शन है। तो इसके लिए हमको एवरेज रेट लिखना है। तो देखो एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी को भी देख लो, आप रिएक्टेंट को देख लो, रिएक्टेंट में भी एक रिएक्टेंट को देख लो या दूसरे को देख लो या प्रोडक्ट को देख लो, हर किसी से हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल सकता है। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे माइनस साइन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम, या चेंज इन टाइम लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टोचियोमेट्री यहाँ पे 2 है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 1/2। यहाँ पे क्या है अपने, अच्छा ये माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रहा होगा, किसका, रिएक्टेंट का। सिमिलरली आप लिखेंगे 1/3 डेल्टा किसका, कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम
इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 था, अब अपन ले ले रहे हैं एग्जाम्पल 2। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आएगा 3a + 4c इज इक्वल टू 5d + 4e। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोलेंगे माइनस साइन ऑफ डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा, स्टोचियोमेट्री की बात कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या आएगा -1/4 डेल्टा क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आना ही चाहिए। क्या होगा, माइनस इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चेंज है। रिएक्टेंट में क्या हो रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे निगेटिव चेंज है। बस यही कहानी है। तो आपको एवरेज रेट समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां लिख देता हूं मैं कि इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो समझिएगा कि इसकी रेट जो है ना लगातार कांस्टेंट नहीं रहती है। तो आप एवरेज में क्या कर लेते हो, आप एवरेज में टोटल चेंज ले लेते हो इस इंटरवल के लिए और डिवाइडेड बाई वही इंटरवल के लिए टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगर हमको बोले इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए यही रिएक्शन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2a + 3b गिव्स 4c। तो जहां पे आपने डेल्टा लिखा था वहां पे आप d/dt लिख देंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटा सा चेंज। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, कौन सा रेट है ये, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा dA/dt। क्या आ जाएगा dA/dt। वहां पे क्या लिखते थे, डेल्टा A/डेल्टा t, यहाँ पे dA/dt। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1/3 d ऑफ b डिवाइडेड बाई d ऑफ t, या आप लिख सकते हैं 1/4 dC/dt। तो मुझे लग रहा है अब आपको रेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें वो भी समझिएगा। पहला मैं पूछूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे कैसे अपीयर हो रहा होगा या फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो अपीयर होना या फॉर्म होना, तो हम बोलेंगे इसके लिए क्या होता है, इसका स्टोचियोमेट्री से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ध्यान रखना, रेट ऑफ अपीयरेंस में 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो रेट है। अगर मैं दूसरा बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब dA/dt। माइनस साइन देना चाहिए, हाँ जी माइनस देना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है, माइनस ही बताता है कि डिसअपीयर हो रहा है। माइनस नहीं लगाते हो तो क्या है, कॉन्सेप्ट से समझो कि डिसअपीयर हो रहा होगा, कौन अपीयर हो रहा होगा। ध्यान रखना है, स्टोचियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तीसरा पूछूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि -dB/dt। बोलिए बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, बोलता है कि N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है। तो बोलता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई डिसअपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, अपीयरेंस ऑफ किसका दिया हुआ था, N2। तो N2 किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, तो आपको याद है कैसे लिखते थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हम लिखते हैं N ऑफ N2। और देखो यहाँ पे ना 1 मिनट की बात चल रही है, तो डेल्टा अपन ले लेंगे। ठीक है, डेल्टा ये है एवरेज रेट दिया हुआ, एवरेज वाली बात चल रही है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब आप बताइए कितना है दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू कितना 2 मोल्स, 2 मोल हो रहा है 1 मिनट में, तो हम बोलेंगे 2 मोल कॉन्सेंट्रेशन कैसे बात होती है, 2 मोल पर लीटर। देख रहे हो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो हम बोलेंगे 2 मोल पर लीटर है, और डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम है 1 मिनट। तो हम बोलेंगे 2 मोल पर मिनट, 2 मोल
पर लीटर मिनट, ऐसे आ जाएगा। यूनिट समझ रहे हो क्या होता है यूनिट? देखो रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर मिनट या सेकंड, जो भी मन करे। तो मोल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया कि 2 मोल्स पर लीटर मिनट। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, तो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? उसका स्टोचियोमेट्री डिवाइड हो जाता है। अब इसका स्टोचियोमेट्री 1 ही है, तो हम क्या बोलेंगे? 1/1 और डी ऑफ क्या, डी नहीं अपन लिखेंगे यहाँ पे ये डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। कितना आता है? ये तो दिया हुआ है अपने को, देखो कितना दिया है? 2 मोल पर लीटर मिनट। ये आ गया ROR, पहली बात हो गई क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड अगर मैं बोलूं कि ROR इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि -1/3 डेल्टा H अपॉन डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समझो कि 3 इंटू ROR, माइनस को हटा देते हैं अभी कि डिसअपियरेंस वाली बात हो ही गई है, तो हम बोलेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। क्या ये डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी को ही हम बोलते हैं क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2? देखो ना, इसका स्टोचियोमेट्री को उधर भेज दिया मैंने। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे 3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 3 टाइम ROR, मतलब 3 टाइम ROR कितना है? ROR है 2, देख रहे हो, 2 मोल पर लीटर मिनट, मतलब 6 मोल पर लीटर मिनट। ये क्या आ गया? ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। अगला सवाल क्या पूछा है अपने से? बोलता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होगा? देखो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 अपॉन, इसका स्टोचियोमेट्री कितना था? 2 था, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा। सो आपको क्या चाहिए? आपको बेसिकली ये वाला चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 2 टाइम्स ROR, माइनस को भूल जाओ अभी। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, देख रहे हो ये प्लस क्यों होगा? क्योंकि अपीयर हो रहा है वो, तो यहां पे आ गया कि ये क्या आ गया? हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 की NH3 सॉरी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आ गया? हम बोलेंगे 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? 2 था, तो ये आ गया अपना कितना? 4 ROA ऑफ NH3 कितना आ जाएगा? यहां पे लिखूं, चलो ऊपर कर लेते हैं। सो रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया 4 मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसे लिखते हैं। तो ये आ गया अपने से रेट ऑफ अपीयरेंस। कुछ और पूछा है इसमें? नहीं, 3 सवाल था, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। कहाँ है थर्ड पार्ट? यहाँ से, ये अपना थर्ड पार्ट। तो क्लियर हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को अपन रिलेट कर सकते हैं, तो रिलेट वाली बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब आपसे सवाल बोलता है कि ट्वाइस ऑफ N2O5 गिव्स 4 टाइम NO2 प्लस O2। बोलता है इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड ROR एंड ROD ऑफ N2O5। बढ़िया सवाल, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, तो यहां पे लिख दूं कि ROA रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे ही दिया हुआ है। तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब हो गया कि डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस इज कितना? 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां तक हमको दिया हुआ है। क्या हम ROR निकाल सकते हैं? देखो ROR इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 में आ जाएगा कि 1/4 इंटू डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही होता है ROR, मतलब उसका स्टोचियोमेट्री नीचे आ जाता है, समझ रहे हो? तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2, मतलब हो गया 0.5 मोल पर लीटर सेकेंड, यही आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट अपन सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पार्ट यहां पे बोलता है ROD बता दीजिए। किसका ROD? ROD हमको चाहिए N2O5 का। N2O5 का ROD चाहिए, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, समझ रहे हो? तो हम बोलेंगे यहां पे आ जाएगा डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T चाहिए, यही चाहिए आपको। तो हम बोल रहे हैं कि देखो ROR का मतलब ये भी तो होता है कि माइनस साइन ऑफ, निगेटिव आप नहीं भी लिखो तो चलेगा अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो यही मतलब होता है।
और यहां से क्या मैं ये 2 को उधर भेज दूं तो क्या मिल जाएगा हमको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि N2O5 डेल्टा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ ROR। और ये जो N2O5 है डिवाइडेड बाई NT, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ROR। ROR कितना निकाला था हमने, 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 1 क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो ये भी सवाल यहाँ पे डन। हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, तो इंस्टेंटेनियस वाली जो हमने रेट पढ़ा था ना, उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिख रखा है कि द स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है हम लोग को कि पाथ क्या है, रिएक्शन का रास्ता कैसे है, किस रेट से हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि देखो एक तरफ हमने ले लिया रिएक्टेंट, एक तरफ ले लिया हमने टाइम, और रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का जब हमने ग्राफ बनाया तो ये कर्व हमको दिख रहा है ये आपको, ये टेढ़ा सा जो लाइन है ऐसे कर्व, ये कर्व है। हम चाहते थे कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, मतलब ये टाइम मान लीजिए कुछ होगा लाइक T1 टाइम पे, हमको बताइए कि रेट क्या है। तो अगर आपको T1 टाइम पे रेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि dA/dt, मतलब उस समय में कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो देख लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, मतलब dA/dt इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ पे आप देखोगे स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह याद होगा आपको, तो स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और ध्यान रखिए ये रिएक्टेंट का स्लोप नेगेटिव याद है कहाँ का, तो क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रहा है। प्रोडक्ट में यही चीज आप देखो कि यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक ग्राफ बना लिया। एक ग्राफ पे जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे वो उस समय का क्या देगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन देगा। और अगर आप इसको चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू होता है dA/dt एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा जो होगा, देखो ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो कि हमको पता है कि प्रोडक्ट का जो स्लोप होता है, मतलब डी प्रोडक्ट का, समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। तो ये बात हमने आपको यहाँ पे ग्राफ में समझाया। अब हम कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, बोलता है कि N2 + 3H2 gives twice of NH3 दिया हुआ है हम लोग को, और यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है इस बार। और इस पर ग्राफ में क्या बोलता है कि हमको बताना है कि ROR क्या है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और दूसरा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। लेकिन ग्राफ जो दिया है ना वो H2 के लिए दिया है, देख रहे हो, ये ग्राफ दिया है H2 के लिए। तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना बदलाव हुआ है, 10 से 6 हो गया, मतलब 4 का बदलाव हुआ है। माइनस लिख सकते थे आप, माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 4, मतलब टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड हो गया, मतलब चेंज कितना हुआ है, 2 हुआ है चेंज, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपना 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ गया, 2 मोल पर लीटर, ठीक है, पर लीटर पर सेकेंड, लीटर सेकेंड लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, ऑफ H2। H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिल गया। हमको चाहिए ROR, तो हम बोलेंगे ROR इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ उसका स्टोचियोमेट्री लगा दो। स्टोचियोमेट्री कितना है H2 का, 3, तो क्या आ जाएगा 1/3। तो रेट ऑफ रिएक्शन, और माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपना कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, समझ लो। देखो ये अगर आप ये रहने दो, चलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 1/3। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, तो कितना आ गया 2/3, मतलब 0.66 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा ये माइनस प्लस का चक्कर समझाओ। देखो अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं, मतलब चेंज कितना हुआ, तो हम बोलेंगे 10 में से 6 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 10, पहले क्या था 10 था, बाद में 6 हो गया, तो 6 - 10 -4 आएगा। और यहाँ का माइनस फिर यहाँ का माइनस मिलकर फिर से प्लस हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस में आता है, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में आता है। अब इसी चीज़ को प्लस करने के लिए हमने क्या किया, हम यहीं पे फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस लगा देते थे, फिर इसका जो आंसर आता था वो निगेटिव आता था, ये निगेटिव मिलकर यहाँ पे क्या हो गया, मिलके पॉजिटिव हो गया। तो जैसे मैंने आप वैसे कर सकते हो, ये मिल गया हमको रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा दूसरा जो हमसे पूछा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, बोलता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, N2।
तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 अगर चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा कि N2 का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि रेट ऑफ, ये आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, N2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करना हो तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन अब आपको मिल चुका है, कितना है 0.66 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज, हाँ जी, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, तो यही तो है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.66, क्या यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको ये भी आंसर मिल चुका है सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे पार्ट कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, बोलता है कि 3p + 3q गिव्स अ r देता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, ROA बताना है, किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, R बताना है। और यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ना वो क्या है, Q का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Q के टर्म में दिया है तो Q के टर्म में बात कीजिए, तो Q क्या हो जाएगा, -1/3 dQ/dt होगा। अच्छा, dQ/dt कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे dQ/dt कुछ और नहीं, tan थीटा होता है। ध्यान रहे एंगल ये वाला लेना पड़ता है, ये वाला, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 135। सो हम क्या बोलेंगे, -1/3 tan कितना 135, ठीक है। 135 कैसे आया, समझ में आता है ना, लीनियर पेयर एंगल्स 180 में से माइनस कर दिया होगा, -1/3 और tan 135 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 + 45, tan 90 + 45 लिख सकते थे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/3, tan अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और tan 90 + थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 45 की वैल्यू भी क्या आती है 1, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल और आंसर आएगा अपना 1/3। क्या आ गया, ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो 1/3 हमको बात समझ में आती है। अब अगला जो पार्ट है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, ऑफ R। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R जो होगा ना वो हम बोलेंगे dR/dt, और ये कुछ और नहीं, देखो dR/dt होता क्या है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं, हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, तो हम बोलेंगे dR/dt होता है। और dR/dt अगर मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, वही तो है अपना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R भी, देख रहे हो स्टोइचियोमेट्री 1 है बेटा यहाँ पे 1, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, dR/dt कितना होता है, dR/dt, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको मिल चुका था 1/3, तो मैं लिख देता हूँ 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो dR/dt। और dR/dt को ही क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 1/3। यूनिट पता है ना आपको, यूनिट कितना होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते चल रहे हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2A + B गिव्स 3C। रिएक्शन है भाई, जिसमें A है, B है और 3C दे रहा है अपने को। इसका हमने ग्राफ यहाँ पे बना रखा है और आपको टेंजेंट यहाँ पे हमने स्लोप भी दे रखा है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको बोलता है कि ROR हमको बता दीजिए इसी पॉइंट पे। तो ROR कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, देखो B का दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे B का ही डेटा लेंगे। देख रहे हो B का जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज की बात हमको दी हुई है, तो हम बोलेंगे B का अगर आपको बात करनी है तो आप बोल दीजिए कि dB/dt, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1 है, लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा ना, थीटा 30 डिग्री की गलत हो गया, समझ रहे हो, 30 नहीं होगा बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये कितना हो गया 150। तो यहाँ पे गलती से भी ना 30 मत लिख देना, यहाँ पे 150 होगा। फिर से लिखूं मैं यहाँ पे tan 150 कितना आ जाएगा, दिस इज tan 90 + 60 लिख सकता हूँ मैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री आपको आता ही होगा, कितना हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, निगेटिव आएगा, और tan 60 की वैल्यू √3। तो कितना आ गया अपना रेट, कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू हो गया √3। समझ में आ गया आपको ये। अब आपसे बोलता है सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आपसे बोलता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ, शॉर्टकट में लिखता हूं ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, ए का, ये होता है बेटा dA/dt।
ये होता है, ये आपको क्या चाहिए, ये आपको निकालना है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो रेट इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि डी ए अपॉन डी टी और उसका स्टोचियोमेट्री से उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 1/2। तो अगर आपको यहां से ये डी ए अपॉन डी टी मिल जाए मतलब हो गया बात, तो हम क्या बोलेंगे 2 को उधर भेज दो, 2 इंटू रेट आर ओ आर लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू आर ओ आर इज इक्वल टू क्या डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी ही क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए चाहिए तो 2 इंटू आर ओ आर कर दो, तो 2 इंटू आर ओ आर कितना था √3, कितना आ गया 2√3, ये क्या आ गया, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्लियर है ये बात। तो यहां तक ये वीडियो लेक्चर अपना यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।